सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ कैपिटल मास m which in turn is placed on a horizontal surface as shown. Assuming frictionless surfaces, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इस पर एक स्मॉलर ब्लॉक मास m का है। ये जब यहाँ से स्लाइड करते करते ये जब नीचे आ जाएगा उस पॉइंट पे, ऑब्वियसली क्योंकि सब जगह फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा है, तो आपका जो कैपिटल M वाला है ये भी कुछ पीछे की वेलोसिटी या स्पीड से जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी एट द पॉइंट व्हेन इट इज एट द बॉटम एंड। तो ये क्वेश्चन देखने में तो काफी सिमिलर लग रहा है जो जेई 2017 में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट भी है। और इस क्वेश्चन को मैं 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को एक भी मेथड से सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी समझते हैं, लेकिन मैं इसको 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। तो आप कहेंगे 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने से क्या फ़ायदा है? जब भी फिजिक्स या मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही, बस आंसर तक पहुंच जाना आपका मकसद, आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि उस आंसर तक पहुंचने में, उस आंसर, उस डेस्टिनेशन, उस टारगेट तक रीच करने में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, उन हर स्टेप्स को समझना। क्योंकि आईआईटी जेई पेपर सेटर्स क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये कभी भी आपको सिंगल क्वेश्चन में कभी भी आईआईटी में नहीं आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बीच में 2-3 स्टेप्स आते हैं, 2-3 क्वांटिटीज फाइंड करनी होती है, जिसको कभी भी वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में या पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस में 2-3 पार्ट में पूछ सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि जब ये मास m इस एंड पे आ जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस बैकवर्ड जाएगा। ऑब्वियसली वो बहुत आसान है कि क्योंकि अगर इसका बेस सपोज ये r का होता तो वो अगर आपसे पूछता तो क्या हो जाता है m इंटू, और ये डिस्टेंस बैकवर्ड d जा रहा है तो ये हो जाता है m इंटू r माइनस डी माइनस कैपिटल M इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये d तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते थे कि m r डिवाइडेड बाई m प्लस m होता है। तो ये तो बहुत ही आसान पार्ट होता, लेकिन ये पार्ट इसमें पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉल मास m है और जब ये नीचे आ जाता है और ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में तो ये अल्फा दे रखा है, लेकिन अल्फा लिखने में वो क्योंकि इन्फिनिटी से मिलता जुलता है इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ, और ये जो हाइट है वो हाइट h है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमने पहले भी सॉल्व किए हैं और स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो सारा कुछ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कहीं पे फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन लगाते हैं। ये जब यहाँ से आके राइट एंड पे आ जाएगा तो सपोज इसका वेलोसिटी मैं लेता हूँ v इंटू स्मॉल m और इसका वेलोसिटी ले लेता हूँ v इंटू कैपिटल M, कि इन दोनों का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ तो ये हो जाएगा m इंटू वी एम इज इक्वल टू m टाइम्स वी एम, ये लिख लिया। और उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो उसमें क्या हो जाएगा m इंटू जी एच इज इक्वल टू हाफ m वी एम स्क्वायर प्लस हाफ m वी एम कैपिटल स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंड में ये लग रहा हो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ये 2 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको स्मॉल m की भी वेलोसिटी आ जाएगी, कैपिटल M की भी वेलोसिटी आ जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इतना आसान नहीं है, और अगर आप इस मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब यही सोचने वाली बात है, मैथ्स और फिजिक्स में आईआईटी जेईई एडवांस लेवल में कोई प्रोसेस, कोई मेथड सही है उसको तो जानना और समझना जरूरी, इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ कोई मेथड, कोई प्रोसेस जो बिल्कुल देखने में करेक्ट लग रहा है वो करेक्ट क्यों नहीं है वो भी समझना उतना ही ज़रूरी है। और ये देखिए, ये जो भी मैंने समझाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट इनिशियली आज से 20 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था तो उस टाइम भी मेरे माइंड में सबसे पहला यही आएगा कि इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से स्लाइड किया, ऐसे स्लाइड किया, इसकी वेलोसिटी वीएम है या इसका ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, फाइंड कर लो। लेकिन आप ऐसे फाइंड करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो ये आपको समझना अभी बहुत ज़रूरी है कि इस मेथड से ये क्यों सॉल्व नहीं होगा और इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, ये इस मेथड से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप जेईई 2017 का जो क्वेश्चन है उसको अगर कंपेयर करें तो जेईई 2017 वाले में क्या डिफरेंस था, बस यहाँ पे एक स्लाइडिंग सा बना दिया था और इसमें वीएम और ये वीएम था और बाकी सब कुछ सेम था, तो हमने इस मेथड को यूज़ कर लिया था।
ये देखिए जेई 2017 का क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे पूछा गया था कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हमने फाइंड कर लिया था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास m, हमने ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, उसके बाद इसको v को ही फाइंड कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में और SC वर्मा बुक के क्वेश्चन नंबर 60 में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जब ये इस ब्लॉक को छोड़ देता है, उससे बाहर निकल जाता है, उस टाइम आपको वेलोसिटी फाइंड करने को पूछा गया है। और वैसे भी क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ये इस तरह का बना हुआ है, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे अगर यहाँ पे जो आ रहा है तो वो या तो छोड़ दे या फिर लास्ट पॉइंट पे भी रहे, दोनों के वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ध्यान से सोचिए और समझिए। ये वाले क्वेश्चन में, जेईई एडवांस्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये सर्कुलर आर्क है, तो जो लास्ट पॉइंट क्या है, ये बिल्कुल स्मूथ है, तो इस लास्ट पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी बताओ। तो ये लास्ट पॉइंट पर हो या पॉइंट से थोड़ा सा आगे हो, दोनों के वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये स्मूथली जा रहा है। SC वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो इससे डिफरेंट है, उसमें ये स्मूथ नहीं होकर एक ऐसा वेज है। इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे शार्प एंड है, ट्रायंगुलर एंड है, और इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ जब ये इस वेज को छोड़ देता है, इसको लीव करता है, उस टाइम क्या वेलोसिटी है, ये नहीं पूछ रहा है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेज द बॉटम एंड ऑफ द वेज, यानी कि इस एंड पे जब ये पहुंच गया, उस टाइम उसकी वेलोसिटी स्मॉलर मास m की या कैपिटल M की, उस टाइम वेलोसिटी बताओ। यानी कि हमसे पूछ रहा है जब बिल्कुल ये लास्ट एंड यहाँ पर आ गया, उस टाइम दोनों की वेलोसिटी बताओ। ये नहीं पूछ रहा है कि ये बाहर निकल कर आ गया, उस टाइम की वेलोसिटी बताओ। और वो इसलिए भी नहीं पूछ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि ये देखिए यहाँ पे एक शार्प एंड सा है, इस यहाँ पर है, तो इस एंड तक आते आते क्या उसकी वेलोसिटी होगी वो आपसे पूछ रहा है। इस एंड से बाहर निकल गया, उस टाइम की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं। ये जो शार्प एंड है, इस पॉइंट पे कुछ फोर्सेज होंगे जिसके कारण क्या होगा मोशन कहना मुश्किल है। इसलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा गया है कि इस एंड, बॉटम एंड ऑफ द वेज, जब ये m पहुंचता है, उस पॉइंट की मुझे वेलोसिटी पता हो। तो अभी मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को गलत मेथड से कैसे अप्रोच करेंगे, और अगर आप गलत मेथड से अप्रोच करेंगे तो आप जाकर अटक जाएंगे। तो सही मेथड क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट हम लोग अभी भी यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही, लेकिन अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये लाना होगा कि हमें वेलोसिटी किस पॉइंट का देख रहे हैं, किस पॉइंट की वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूं, मैं उसको थोड़ा सा देखता हूं। सपोज ये जो स्मॉल मास m है, वो जब बॉटम एंड पे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी है v, एंड ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिगर वेज, ट्रायंगुलर वेज, और उस टाइम पे ये जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी सपोज vm है। ठीक है, अब हमने दो वेलोसिटी लिखा है, ध्यान से देखिए दोनों वेलोसिटी क्या है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगुलर वेज है, ये तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो छोटा वाला मास m है जो इस ट्रायंगुलर वेज पे स्लाइड कर रहा है, हमने अज्यूम किया है कि जब ये बिल्कुल बॉटम एंड पे आ जाता है इस पॉइंट पे, तो सपोज उसकी वेलोसिटी v है, एंड दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज। हमेशा याद रखना कि मैं जब बोल रहा हूँ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दिस x डायरेक्शन लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने से क्या होगा, क्योंकि मेरा x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस x डायरेक्शन विल बी जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन विल बी जीरो, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ m इंटू, अब ये देखिए इसकी वेलोसिटी है v। अब हमें देखना है कि सब कुछ को मैं एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखूं। तो जब मैंने डिस्प्लेसमेंट वाले में बताया कि जब भी आप लिखें तो कोशिश करें कि हर किसी के मोशन को आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में लिखें। तो m इंटू क्या हो जाएगा v। अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा v cos थीटा माइनस vm। अब ये माइनस vm क्यों होगा वो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये वेलोसिटी जो मैंने v लिखा है ये है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज m। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज जो है वो ये v वेलोसिटी से नीचे स्लाइड कर रहा है, उसका ये कंपोनेंट थीटा लेंगे तो ये यहाँ पे v cos थीटा हो जाएगा।
तो टुवर्ड्स राइट जो है ये मेरा स्मॉल मास m v cos थीटा से तो जा रहा है, लेकिन ये v cos थीटा से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज m। जब मेरा ट्रायंगुलर वेज ही vm वेलोसिटी से पीछे जा रहा है तो मैं यहाँ ग्राउंड से या लैब फ्रेम से देखूंगा इस स्मॉल m को, तो किस वेलोसिटी से मुझे दिखेगा, v cos थीटा माइनस vm, कहते हैं माइनस m vm इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों होगा, दिस विल बी बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वाला तो क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है इसलिए मैंने इसको माइनस एम वी एम लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा वी एम इज इक्वल टू एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर वेज और वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल m के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें vm तो मैंने एग्जैक्टली फाइंड किया नहीं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्योंकि उन्हें ऐसा करे कि हमने ये v तो फाइंड कर ही लिया है और ये ट्रायंगुलर वेज भी है और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये डिस्टेंस h, ये हाइट h दे रखा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ का एक्सेलरेशन अगर मुझे मालूम हो कि किस एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs वाला जो होता है। तो 2 इंटू ए एक्सेलरेशन इंटू दिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई साइन थीटा। इसको मैं यूज कर लेता हूँ और ये एक्सेलरेशन अगर आप बाई मिस्टेक लिख दें तो ये आप लिख सकते हैं कि हाँ ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा होगा, क्योंकि ये एक स्लाइड यहाँ पे दे रखा है। इस स्लाइड में ये स्मॉल m जो स्लाइड करता जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g साइन थीटा होगा। ये भी एक मिस्टेक है, ध्यान से देखिए, ये एक्सेलरेशन g साइन थीटा यहाँ पर नहीं होगा और इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो मास मेरा m स्लाइड कर रहा है वो g साइन थीटा से क्यों नहीं स्लाइड करेगा। वो इसलिए स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि वो g साइन थीटा से तो तब स्लाइड करता क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर वेज है अगर ये फिक्स हो जाता। अभी क्या हो रहा है कि ये जो ट्रायंगुलर वेज m है ये भी तो पीछे जा रहा है, इसमें भी फोर्स लग रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में आपने v वेलोसिटी निकाला है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए उसका ये एक्सेलरेशन g साइन थीटा अगर आप डायरेक्टली लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपने एस सी वर्मा बुक का चैप्टर 5 पेज नंबर 76 अगर आप देखें तो उसमें एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को उसमें सॉल्व कर रखा है और उसमें सॉल्व करके उसने फाइंड किया है कि अगर ये पार्टिकल ऐसे स्लाइड कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। उसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा नहीं होगा, उसका एक लंबा फॉर्मूला है। और वो सॉल्व कैसे किया है कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स को निकाल के उसको डिटेल में सॉल्व किया है। उसके बाद उन्होंने फाइंड किया है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। आप चाहें तो एग्जैक्टली उस एक्सेलरेशन वाली वैल्यू को इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वेलोसिटी मैंने लिखा था वो लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज, और क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेज भी मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए इस ट्रायंगुलर वेज के अलोंग अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा नहीं होगा। इसका एक्सेलरेशन होगा m प्लस एम जी साइन थीटा बाई m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे डिराइव किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एस सी वर्मा की चैप्टर 5 में सॉल्व एग्जाम्पल में इसको सॉल्व कर दिया है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप इस एक्सेलरेशन को इसमें यूज़ कर लें तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी। आपको v की वैल्यू आ गई, उससे आप vm की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद vm की वैल्यू फाइंड करना वो सिंपल अलजेब्रा है, ऑल्दो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लेंदी अलजेब्रा है। इस v की वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो vm जो मुझे फाइंड करना था इस क्वेश्चन में ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेज, उसका वैल्यू आ जाएगा और वो थोड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है। तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड मैंने कैसे किया, यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये दिस इज अ मेथड ऑफ डायनेमिक्स, क्योंकि इसमें आप जब एक्सेलरेशन फाइंड करने जाएंगे तो आपको क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में है, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में है, वो सारा आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है,
आप सभी को माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को यूजिंग डायनेमिक्स या यूजिंग फोर्स एक्सेलरेशन सॉल्व करते हैं तो इसका एक करस्पॉन्डिंग मेथड होता है, मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी। तो आपको लग रहा हो कि हाँ उतना मैं सूडो फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन फलाना ढिमकाना के चक्कर में क्यों परूँ, क्यों ना मैं सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लूँ, क्योंकि मुझे ये वेलोसिटी ऑफ ये स्मॉल m भी मालूम है, ये कैपिटल M का भी दोनों के बीच में रिलेशन मालूम है, और ये मुझे मालूम है कि ये हाइट h से नीचे आ रहा है। हाइट h से नीचे आ रहा है तो सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं और आपका सोचना सही डायरेक्शन में है। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ कैपिटल M vm²। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने लगाया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ट्रायंगुलर वेज कैपिटल M। लेकिन क्या ये सही है? वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और सोचिए, ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया है mv², और ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज ऑफ मास कैपिटल M। ये इसकी टोटल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो ये जो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इस स्मॉल m जो ब्लॉक है मास m का उसका टोटल एनर्जी तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। और टोटल एनर्जी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैंने सिर्फ v लिख दी। v इसकी वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज। मुझे जब भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो मैंने क्या देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट दिस विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी गेंड। काइनेटिक एनर्जी मैं जब ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी v नहीं होगी, इसमें इसके कारण भी कुछ कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखिए। तो ये जो है ये स्टेप गलत है, कॉन्सेप्ट सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन में ये वाला टर्म है ये टर्म गलत है। तो अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला अगर कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है तो ये जो स्मॉल m है उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम टोटल जो उसकी वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी v है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, और वेज की अपनी वेलोसिटी क्या है? वो है vm। तो इसका टोटल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, जिसको मैं vg लिख सकता हूँ, वो क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का सम होगा। अब मुझे वेक्टर का सम फाइंड करना है या उसका मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि मैं तो काइनेटिक एनर्जी में उसको यूज़ करूँगा, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है, तो अगर आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला बहुत आसानी से जानते हैं। तो उसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस vg होल स्क्वायर, दिस विल बी v² प्लस कैपिटल Vm² माइनस 2v Vm cos थीटा। ये सभी को मालूम होगा ये कहाँ से आ गया? ये आया क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेलोसिटी वेक्टर ये v है और एक ये Vm वेक्टर है। ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होगा। तो अगर ये दो वेक्टर दे रखा हो जिसका बीच में ये एंगल हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, उसको स्क्वायर करके ये लिखा। और मैं स्क्वायर के टर्म्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इस वेलोसिटी का यूज़ करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या होता है? हाफ mv², तो मुझे चाहिए v²। तो ये एक तरीका है, या चाहे तो इसका रिजल्टेंट आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये v इधर ये जा रहा है v cos थीटा, तो जो vg² का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा v cos थीटा माइनस Vm होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा इस वेलोसिटी का? v cos थीटा माइनस प्लस v sin थीटा स्क्वायर। तो अगर आप इस चीज़ को चाहें तो इस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इससे भी लिखें, या नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे फाइंड करना है इन दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट। तो ये क्या है? v cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, माइनस Vm मैंने कर दिया, तो v cos थीटा माइनस Vm होल स्क्वायर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा इसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू vg होल स्क्वायर। तो ये हो गया ये जो स्मॉल
मास m है उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैंने vg नाम दिया है, इस vg का मॉडुलस होल स्क्वायर ये है। तो इसको ध्यान में रखिए। इसलिए जो पिछले स्टेप में मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो सिर्फ मैंने क्या लिख दिया था, सिर्फ मैंने हाफ mv² लिखा था, ये लिखना मेरा गलत था। ये सिर्फ आप हाफ mv² नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस पार्टिकल जो मास m का है उसकी वेलोसिटी v नहीं है, उसकी वेलोसिटी क्या है, vg है, और वो vg का मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड किया इस तरीके से। अब एक बार जब आपने vg मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, तो अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ m vg, इसका मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, प्लस हाफ कैपिटल M vm²। अब ये वाला जो स्टेप है ये करेक्ट होगा। पिछला स्टेप करेक्ट क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये vg² वाला टर्म नहीं था। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि बार बार मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं पहले जो थोड़ा सा गलत स्टेप होता है वो क्यों बताता हूँ। वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि आपको, ताकि समझ में आए कि आप जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं कहाँ पे गलती कर सकते हैं। और एक बार आपने गलत स्टेप क्यों गलत है वो समझ लिया, तो आप उस गलती को एग्ज़ाम में कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। Vg हमने फाइंड किया है पिछले स्टेप में, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। Vm की वैल्यू आपको मालूम है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको V उसका भी वैल्यू आ जाएगा, Vm उसका भी वैल्यू आ जाएगा। अगर आप Vg निकालना चाहें उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है, इस स्टेप के बाद वो सिंपल एक अलजेब्रा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी अलजेब्रा है, क्योंकि आप Vg को लिखेंगे तो आप किसके टर्म्स में लिखेंगे, V और Vm के टर्म्स में लिखेंगे। फिर आप V को आपको लिखना पड़ेगा Vm के टर्म्स में, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये V कैपिटल M यही फाइंड करना है, ये वाला टर्म। तो आप V को फिर इस Vm के टर्म्स में लिखेंगे, इस Vg को भी Vm के टर्म्स में लिखेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा, एक अननोन होगा। सो देयर विल बी वन इक्वेशन इन वन अननोन, दैट अननोन विल बी Vm। उसके बाद आप थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो Vm का जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो बुक में आंसर में दे रखा है वो फाइंड हो जाएगा। ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड। अब मैं एक थर्ड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जिसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फाइनली यूज़ करूँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। तो आप सोच रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार डिफरेंट मेथड, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से क्यों सॉल्व करना। वो इसलिए सॉल्व करना क्योंकि एक क्वेश्चन की सेटिंग एक हो सकती है, लेकिन IIT वाले इसी एक क्वेश्चन की सेटिंग से आपको 50 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि सपोज ये मेरा मास m अगर ये हाइट h से नीचे आया है, अब ये स्लाइड कर ही रहा है, 1 सेंटीमीटर से नीचे आया है, तो ये कितना पीछे जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन की सेम सेटिंग से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है, उसमें मैं वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन इसमें काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन है उन दोनों के बीच में फिर मुझे फाइनली इस Vm को भी ऐड करना पड़ता है, दोनों के बीच में एक एंगल भी थीटा आता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कि तो मैं उस मेथड में नहीं सॉल्व करके मैं एक डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। इस मेथड में मैं क्या करता हूँ कि जो स्मॉल मास है इसके मोशन पे कंसंट्रेट करता हूँ कि ये कर क्या रहा है, और इसके सारे मोशन को मैं चुपचाप यहाँ ग्राउंड फ्रेम में लैब से बैठ के देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब ये स्लाइड करेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, तो कुछ ये ऑब्वियसली नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट जाएगा। तो मैंने अपना एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी ऐसा ले लिया है कि ये जो नीचे की ओर है ये मेरा पॉजिटिव है वाई डायरेक्शन में, ये और टुवर्ड्स राइट है ये पॉजिटिव है एक्स डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल m है ये नीचे आ रहा है, तो इसको मैं y डायरेक्शन में कुछ नीचे आएगा, और साथ ही साथ ये x डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट जाएगा। अब ये x टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो ये जो कैपिटल M वाला जो ट्रायंगुलर वेज है वो तो बैठा नहीं रहेगा, कि ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है उसको तो सेम रहना है अपनी जगह पे। तो जब ये x कंपोनेंट ये x डायरेक्शन में राइट जाएगा, तो ये थोड़ा सा पीछे जाएगा। इसको भी मैं कुछ लिख देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ कि सपोज ये xm डायरेक्शन से ये पीछे जा रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो स्मॉल मास m है उसका ये डिस्प्लेसमेंट x है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ऑल दीज डिस्प्लेसमेंट आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
मैं अभी सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेज के रिस्पेक्ट में काम करने में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। कभी सूडो फोर्स लगाना पड़ रहा था, कभी वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता तो मुझे थीटा वीटा का चक्कर आ रहा था। तो सारा कुछ मैंने सोचा कि छोड़ो, अब मैं ट्रायंगुलर वेज के रिस्पेक्ट में काम नहीं करके मैं आ जाता हूँ अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखता हूँ कि ये जो स्मॉल मास m है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑब्वियसली x डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट होगा, y डिस्प्लेसमेंट बिलो होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट x और ये xm इन दोनों में रिलेशन होगा। क्यों रिलेशन होगा? क्योंकि जानता हूं मैं, क्योंकि जो x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो तो चेंज कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं m इंटू एक्स इज इक्वल टू m इंटू दिस कैपिटल M। ये बहुत सिंपल रिलेशन है। इसी रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? m इंटू वी एक्स, दैट इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इज इक्वल टू m इंटू दिस vm। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि x कंपोनेंट में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, तो m इंटू वी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू दिस vm। तो रिलेशन सभी को समझ में आ गया होगा। ये कैसा है? ये सिंपल सा ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज नॉट चेंज्ड, उसी का यूज करके मैंने लिखा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ ये जनरली बहुत सारे बुक्स में नहीं रहता है। ये जो बॉडी किस पे स्लाइड कर रहा है? इसी ट्रायंगुलर वेज पे स्लाइड कर रहा है। तो इस बॉडी का जो y डिस्प्लेसमेंट है एंड विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो x डिस्प्लेसमेंट है, उस दोनों के बीच में रिलेशन होगा। और वो रिलेशन क्या होगा? सोचिए, इस बॉडी को इसी ट्रायंगुलर वेज पे रहना है, इसको जीना यहाँ, मरना यहाँ, जब तक ये नीचे नहीं आ जाए उसको इससे छोड़ के तो जाना नहीं है। तो अगर ये y डिस्टेंस ये नीचे आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, उसी तरह अगर ये कुछ डिस्टेंस आगे या पीछे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो इस y और इस डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? दिस y डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू tan थीटा। अब थोड़ा ध्यान से इसको सोचिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कुछ है, y है, उसी तरह इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज कुछ आएगा जो मैं भी फाइंड करूंगा। तो इस y और इस x के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? दिस y डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा। और वो क्यों होगा? क्योंकि इस बॉडी को इस वेज पे ही लाई करना है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज क्या होगा? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगुलर वेज क्या होना पड़ेगा? x प्लस xm होना होगा। क्योंकि अगर आप इस वेज पे बैठ कर अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इस वेज पे बैठ गए हैं तो आप क्या देख रहे हैं? पहला तो आप देख रहे हैं कि जो ये स्मॉल m है वो x, इसका डिस्प्लेसमेंट ये राइट की तरफ भागा जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ठीक है, वो तो मेरे से दूर भाग ही रहा है, मैं भी तो उससे दूर भाग रहा हूँ ये xm से। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज ये जो स्मॉल m है उसका x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x प्लस xm होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्यों होगा? आप वेज पर बैठ गए, जैसे ना कि आप अगर ट्रेन पे बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि टुवर्ड्स राइट आपसे दूर कोई जा रहा है x डिस्प्लेसमेंट से, साथ ही साथ आपका भी डिस्प्लेसमेंट जो है पीछे की तरफ हो रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में ये जो है x वो तो ज़्यादा x प्लस xm डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर आप इस वेज पर बैठे हुए हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि ये x से तो मूव कर ही रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ आप भी तो मूव कर रहे हैं ये इस xm से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आप क्या देखेंगे इस वेज के रिस्पेक्ट में कि ये जो पार्टिकल है वो x प्लस xm उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाई x प्लस xm इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan थीटा क्यों होना पड़ेगा? ये tan थीटा इसलिए होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज इस स्मॉल m का कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो तो उसके y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट और x कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन होना पड़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बॉडी जो है वो इस ट्रायंगुलर वेज पे ही सिचुएटेड है, और जब तक वो इस ट्रायंगुलर वेज पे सिचुएटेड रहेगा तो इसके y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
एंड x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज, दोनों में ये रिलेशन होगा। इस मेथड को मैं इसलिए समझा रहा था कि इससे एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझने में आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके देखिए आपसे आईआईटी वाले कितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी आपको ये दे देंगे कि ठीक है, अगर सपोज ये y, ये जो स्मॉल m है वो अगर 1 सेंटीमीटर बिलो आया, इसका मतलब y की वैल्यू अगर उन्होंने 1 सेंटीमीटर दे दी तो आपसे बोलेंगे कि फाइंड xm, कि ये जो ट्रायंगुलर वेज है कितना पीछे गया। आप कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों रिलेशन से, कि x और xm में ये रिलेशन आपको मालूम है, इसमें यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y और xm से फाइंड कर सकते हैं, और tan थीटा आपको मालूम है। तो देखिए इसी एक रिलेशन से आपको कितना फ़ायदा हुआ कि अगर आपको y दे रखा हो और आपको xm फाइंड करना हो तो आपको इसी रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x प्लस xm tan थीटा, और फिर मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू vx प्लस vm tan थीटा। इस इक्वेशन से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे पहले ही vx मालूम था कि vx इज इक्वल टू mvm बाई स्मॉल m। अब यहाँ से मुझे vy मालूम हो जाएगा, मैं vx के टर्म्स में इसको लिख दूँ तो ये भी जो है tan थीटा अंदर में कुछ ये आएगा इंटू vm। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो vx है उसको भी vm के टर्म्स में लिख लिया, vy को भी vm के टर्म्स में लिख लिया, और vm तो मुझे फाइंड करना ही करना है। तो इस vx, इस vy और इस vm के बीच में कौन सा रिलेशन अब मैं लिख सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, और उस रिलेशन को लिख के मैं vm की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ vy इज इक्वल टू 1 प्लस m बाई m इंटू vm tan थीटा। vy को भी मैंने vm के टर्म्स में लिख दिया, vx को तो मैंने vm के टर्म्स में पहले ही लिख दिया था, और अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करता हूँ। ये हाइट h है तो mgh दैट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, vx होल स्क्वायर प्लस vy होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्मॉल m है उसके पास दो वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी तो vx है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, दूसरी वेलोसिटी है vy बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, और इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो मुझे लिखना होता है हाफ m v स्क्वायर, तो उसको मैंने vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर लिख दिया, प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हाफ कैपिटल M vm स्क्वायर। तो अब ये रिलेशन का यूज़ करके, क्योंकि vx और vy दोनों vm के टर्म्स में हैं, आप vm की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल अलजेब्रा है उसके बाद, और vm का जो एक लंबा सा एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। और ध्यान दीजिए कि इसमें मैंने डायरेक्टली vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि इनिशियली बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो x है दिस इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये जो y है दिस इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये भी vx और ये vy दोनों है वेलोसिटी, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन दोनों है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में। इसलिए जब मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हुआ तो मैंने सीधे इन दोनों का स्क्वायर किया, v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे रिलेटिव और विथ रिस्पेक्ट टू वेज और वेक्टर एडिशन थीटा कॉस थीटा करने का कोई झंझट नहीं है। तो इस मेथड का ये एक फ़ायदा है कि जो मैंने इनिशियली है वो x डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट सारा कुछ जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम निकाला। और vx का तो ये रिलेशन कहाँ से आया, vx का ये रिलेशन तो बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। vy का जो ये रिलेशन था थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट था, जो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा इनिशियली, लेकिन आप फिर से इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करें, दोबारा देखें। तो vy का जो रिलेशन मैंने कैसे फाइंड किया, y डिवाइडेड बाई x प्लस xm इज इक्वल टू tan थीटा, इसका यूज करके vy का जो रिलेशन है वो मैंने इस स्टेप से फाइंड किया। ये स्टेप इसलिए हुआ क्योंकि ये जो स्मॉल मास m है वो थ्रू आउट इट्स मोशन इसको उस ट्रायंगुलर वेज पे ही रहना है, ट्रायंगुलर वेज पे रहना है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज इसका जो भी y डिस्प्लेसमेंट हो
और ध्यान रखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज जो है वाई डिस्प्लेसमेंट वो भी वाई है, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो भी वाई है। वो क्यों होगा? क्योंकि इस वेज का वाई डायरेक्शन में कोई अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज ये जो स्मॉल मास m है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर y है, और विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज ये जो स्मॉल मास है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x प्लस xm होगा। और ये ध्यान रखिए ये x प्लस xm क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ट्रायंगुलर वेज पे बैठ जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो स्मॉल मास है वो x से टुवर्ड्स राइट जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो वेज है ये जो ऑब्जर्वर जो मैं हूँ मैं भी तो पीछे जा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किससे? xm से। तो हम दोनों के बीच में, ट्रायंगुलर वेज के बीच में और जो स्मॉल मास m है उसके बीच में दूरी कैसे बढ़ती जा रही है? x प्लस xm के कारण बढ़ती जा रही है। और वैसे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए रिलेटिव मोशन वाला, रिलेटिव मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऐड, वही एडिशन है, क्योंकि वो मास m तो आपसे 10 मीटर दूर गया, साथ ही साथ आप भी तो पीछे की ओर जा रहे हैं। आप भी अगर 5 मीटर पीछे गए तो उस वेज और उस मास के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 10 प्लस 5 15 मीटर, इसलिए मैंने x प्लस xm किया। अब इसको ध्यान रखिए यहाँ पे कि ये जो y प्लस x प्लस xm है इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये tan थीटा ही आएगा। tan थीटा इसलिए आएगा क्योंकि किसी भी पॉइंट पे उसका जो y डिस्प्लेसमेंट और x डिस्प्लेसमेंट है वो इस ट्रायंगल का ही पार्ट बने हुए हैं। तो अगर ये y डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा x प्लस xm है, तो दिस y डिवाइडेड बाई x प्लस xm दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा। और ये की कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक मैंने देखा नहीं है आईआईटी में कोई सवाल पूछते हुए, लेकिन कभी भी वो पूछ सकते हैं। ये vx स्क्वायर आ गया, vy स्क्वायर आ गया, इसका यूज करके हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल मास m फाइंड कर लिया। और कैपिटल M तो बेचारा सिंपल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है vm स्पीड से, तो हाफ m vm स्क्वायर इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो दिस mgh इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ दिस कैपिटल M फाइंड हो जाएगा। तो ये था थर्ड मेथड। तीनों मेथड में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट काफ़ी कुछ डिफरेंस भी है। तीनों मेथड में आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स समझने को मिले होंगे, और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन या मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। कोई मेथड अगर गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप जब खुद से घर में सॉल्व कर रहे हैं और गलत मेथड को आप समझ गए अच्छे से कि इसमें क्या लूप होल है, क्या मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक आप कभी भी एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने 2-3 जगह लूप होल मिस्टेक दिखा है। जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे थे तो कैसे उसमें मिस्टेक हो रहा था, जब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर रहे थे तो उसमें क्या मिस्टेक हो रहा था। तो उन सारे मिस्टेक्स को अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप उन मिस्टेक्स को एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है एस सी वर्मा की बुक का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू।